यू फ्रेंड्स। मैं पहला एक चीज बोलूंगा, आप सबके जेब में ना एक यंत्र है जो मोबाइल है, उसको ना साइलेंट जरूर कर दे, क्योंकि आज के सेशन में ना अगर वो बज पड़ा ना तो लय टूटेगा। और मैं एक चीज बताऊं, फैक्ट मैं बता रहा हूं, नीरज सर का ना मैं जितनी तारीफ करूं, जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि उनका सेशन आपको मुंबई में मिल रहा है, ये बहुत भाग्यशाली हो। और देखिए क्या होता है, हम लोग जिस फील्ड में है ना, हमें दो तीन चीज का ध्यान रखना होगा। हम लोग बहुत जिम्मेदार फील्ड में है। हम लोग यहाँ डब्बा बेचने वाले के फील्ड में नहीं है। अब समझना, बहुत बॉर्डर लाइन डिफरेंस होता है सॉल्यूशन देने वाला और डब्बा बेचने वाला। डब्बा बेचने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, हम सॉल्यूशन देने वाले के फील्ड में है। मतलब क्या, और आप सॉल्यूशन कब दोगे, जब सॉल्यूशन आपको पता रहेगा। तो इसीलिए अब जब आ गए हैं, आपके टीम से कोई आया नहीं आया उसको छोड़ के अभी ध्यान ये दें कि अब जो ये चीज सिखाएंगे ना उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा जाएगा। सबसे पहला इम्पैक्ट जाएगा कि आपके हेल्थ को खुद ही बेनिफिट मिलेगा। दूसरा इम्पैक्ट जाएगा कि आप जो लोगों के साथ एसोसिएट होंगे उनको आप हेल्प कर सकते हो। तो मैं ज्यादा समय ना लूंगा नीरज सर का, और मैं एक वार्म वेलकम करूंगा एक स्टैंडिंग ओवेशन के साथ, ताली के साथ। और मैं प्रवीण सर और शकुंतला मैडम को आगे इनवाइट करना चाहूंगा। प्रवीण सर प्लीज, ताकि वो एक वेलकम बुके देके हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। मैडम प्लीज, या आप उधर से, मैडम इधर से, आप इधर से, मैडम इधर से, सर को बीच में कीजिए। हाँ, सर को बीच में, सिर्फ फोटो क्या है, ठीक है, या चलो मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरा नाम नीरज भाटवा है। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली को बेस्ड हूँ, वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हुआ। एजुकेशन मेरी महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह है उसर, नागपुर के थोड़ा, नागपुर अमरावती के बीच में। वहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैंने उस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई करी। मैंने अपनी ज़िंदगी के जो है 4 साल वहीं बिताए हैं। बट मराठी भी थोड़ी थोड़ी समझ जाता हूँ ठीक ठाक, और कुछ टूटी फूटी बोल भी लेता हूँ। मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए भी मैंने जो है मैंने मेरे जीवन में कुछ हुआ कि मैंने इंजीनियरिंग का काम 30 साल मैंने इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही काम किया है। मेरा प्रिंटर्स का काम था, चाइना से हम लोग प्रिंटर के स्पेयर पार्ट्स इम्पोर्ट करते थे। और कुछ हुआ मेरे जीवन में, और मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के, प्रिंटर का काम छोड़ के, और जो है न्यूट्रिशन और नेचुरोपैथी में जो है ना कदम रखा। वो भी मैं शेयर करूँगा आपसे कि मेरे जीवन में हुआ था। तो आज जो एजेंडा है, आज का जो नेक्स्ट 1-1.5 घंटा जाने वाला है, उसमें मैं आपसे ये शेयर करूँगा, एक तो मेरे जीवन में क्या घटा, और दूसरा कि एजेंडा ये कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। मतलब हमें ना आपने देखा होगा कि लोग जब 40 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, मोस्टली एवरेज वन 40 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, किसी न किसी डिसऑर्डर से वो डील करने लग पड़ता है। किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, लेडीज में थायराइड बहुत प्रेवलेंट है, थायराइड हो जाता है। और इन प्रॉब्लम्स से हम इनको पहले कैसे जान सकते हैं कि हम ये फ्यूचर में ये प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, वो भी हम आज देखेंगे। और अगर हम इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो अब इस प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे निकलें, और हमारे पास बाहर निकलने के अब क्या क्या विकल्प है, कि हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ना समझने की जरूरत है इसको ना, पहले मेरी लाइफ से समझ। तो मैं 20-21 साल का था तो मैंने इंजीनियरिंग करा, और मैं वापस महाराष्ट्र से दिल्ली चला गया, और मैंने अपना एक काम शुरू किया। और 20 साल की उम्र से लेकर ऑलमोस्ट 45 एज की उम्र, 44 की उम्र तक मेरे जीवन ठीक चल रहा था। लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी पहले वो देखते हैं। जब मैं करीब समझो आप 30 इयर्स की एज में, मेरी एक जो सबसे पहली प्रॉब्लम आई ना, उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या होता है, गर्दन का दर्द आना शुरू होता है।
तो वो क्या हुआ, मैं काम कर रहा था, बिजनेस करते करते काम करते करते गर्दन ऐसे झुके रहना, हमेशा कोई भी काम में झुके रहना, तो स्पॉन्डिलाइटिस होना स्टार्ट। स्पॉन्डिलाइटिस में क्या हुआ, इसमें गैप आ गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 30 साल की उम्र से लेकर 44 की एज तक मेरी एक फेवरेट दवाई होती थी, उसका नाम था कॉम्बीफ्लैम। ये मेरी फेवरेट दवा थी कॉम्बीफ्लैम। तो 30 से लेकर 44 की एज तक ये दवाई मैं रेगुलरली खाता था। मिनिमम मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता था, लेकिन मेरे ज़्यादा नहीं खाने का मतलब है कि एवरेज एक महीने में 3 से 4 गोली। तो हफ्ते में एक बार मेरे को पेन बहुत तेज हो जाता था, सिर बहुत दुख रहा है, आँख बहुत दुख रही है, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता था। ये तो जीवन बिल्कुल ठीक चलता रहा। बीच में कहीं पे मैंने नोटिस किया मेरा पेट बहुत खराब रहने लगता है। तो उससे क्या है, कभी कभी लूज मोशन हो रहे हैं, कभी जो है कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी इंडाइजेशन हो रहा है। तो हर इस प्रॉब्लम पे मैं डॉक्टर को विजिट करता था। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो आंत है ना, वो कमजोर हो गई है, और वो कमजोर होने की वजह से आपको, मैंने उनको बोला कि मैं हर 6 महीने में आपके पास आता हूँ, आप मुझे एक ही दवा लिख के देते हो, उस दवा से मैं ठीक हो जाता हूँ, फिर मैं घर चला जाता हूँ, 6 महीने बाद मैं फिर आता हूँ। तो बोला आपको ना अब ये पूरा जीवन 6 महीने में ये दवा करती रहनी पड़ेगी। इस दवा का नाम था मेट्रोजिन। ये एनीमिक इन्फेक्शन की दवा होती है। तो ये दवा भी उन्होंने बोला क्योंकि आंत कमजोर हो गई है तो कुछ ना कुछ, और ये दवा मैं जब 3 से 5 दिन खाता था तो मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो जाता था। तो एक दूसरी दवा भी मेरी जुड़ गई, ये भी ऑफ एंड ऑन खाते रहता था, ये भी 6 महीने में खाते थे। थोड़ा टाइम आगे और बीता, मैं करीब 40 साल का हुआ, तो मैंने नोटिस किया मुझे एक प्रॉब्लम होने लगती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होने लगता है। तो 40 साल की उम्र तक मेरे को नी पेन आना शुरू हो गया, और मेरा लेफ्ट नी राइट से ज्यादा दुखता था। ठीक है, उन्होंने मेरे को बोला आपके नी में ना गैप खराब हो गया। तो गैप खराब होने की वजह अब मुझे उसकी भी फिजियोथेरेपी करानी पड़ी है। कभी मैं जा रहा हूँ फिजियोथेरेपी कराने के लिए, कभी अब मैं नी पेन के लिए भी कॉम्बीफ्लैम खाता था। फिर मेरी एक नई दवा आ गई, उस दवा का नाम है वोवेरैन, क्योंकि मेरे को ना कॉम्बीफ्लैम से असर होना बंद हो गया, अभी काम नहीं करती थी दवा। तो नई मेडिसिन आ गई वोवेरैन। ये एक ये महंगी में इस ब्रांड का नाम वोवेरैन है, और सस्ते में इसको बोलते हैं हरे पत्ते की दवा। थोड़ी किसी ने देखी हरे पत्ते की दवा? Yes. हरे पत्ते की 10 रुपए का पत्ता आ जाता है, Yes. हरे पत्ते की। वो भी सेम सॉल्ट, वो 10 रुपए में आता है, ये 75 रुपए में आता है, इतना ही फर्क। फिर ये भी एक मेडिसिन जुड़ गई, तो ये जो है नेक पेन के लिए भी आनी स्टार्ट हो गई, और ये जो है नी पेन के लिए भी आनी स्टार्ट। ये 30 पे है, ये ऑलमोस्ट 40 पे है, ये भी 40 पे, ये 35 पे है। जब मैं 44 का हुआ, 44 का मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया, तो मेरा HB1AC 5.8 आया। किसको पता है ये क्या होता है HB1AC? ये क्या होता है? 3 महीने का शुगर है। डायबिटीज। डायबिटीज ब्लड शुगर हम बेसिकली चेक करते हैं, ब्लड शुगर एवरेज 3 महीने की निकालते थे, मेरा 5.8 आया। ये मेरा जनरली 5 रहता था। 44 के आसपास मेरे को ये समझ में आ गया, डॉक्टर ने बोला आप थोड़ा डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ में मुझे एक और प्रॉब्लम आई, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर अरिथमिया। मैं BA लिखूंगा सिर्फ, वेंट्रिकुलर अरिथमिया। इसमें ये 45 साल की उम्र तक आ गई मुझे, 45। इसमें क्या होता है, दिल की धड़कन जो है ना, जो ऐसे दिल धड़क रहा है एकदम बीच में रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अभी 1 मिनट में 2 बार भी रुक सकता है, 1 मिनट में 1 बार भी रुक सकता है, 5 मिनट में 1 बार भी रुक सकता है, 10 मिनट में 1 बार। तो मेरे को एक होल्डर की मशीन लगाई गई देखने के लिए कि 24 घंटे में कितनी बार ये ऐसे होता है। तो हर बार जब वो रुकेगा ना, उसको बोलते हैं एक्टॉपिक। एक्टॉपिक, हर रुकने को एक्टॉपिक बोलते हैं। तो वो कैलकुलेट करते हैं 24 घंटे में कितनी एक्टॉपिक बीट्स आती है। तो मेरी करीब 1200-1300 एक्टॉपिक बीट्स थी 24 घंटे। हाँ, 1200 बाद वो ठीक तरह बीट नहीं करा। और जब ये रुकता था ना, तो बहुत घबराहट हुई अंदर से। कभी कभी तो ऐसे बैठ के बात कर रहा हूँ और ऐसे भी करूँगा, मुझे पता लग जाता है। और अगर हाथ पे मशीन लगा दे और मशीन आवाज कर रही है टू 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 टू, बीच में एक टू
गायब हो जाते हैं। तो उस गायब को एक्टोपिक बीट करो। अब एक चीज नोटिस करो, मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। सर्वाइकल मुझे हो गया, पेट मेरा खराब हो गया, नी पेन मुझे हो गई, डायबिटीज की तरफ मैं जा रहा हूँ, एक्टोपिक बीट्स की तरफ मैं जा रहा हूँ। कितनी प्रॉब्लम हुई मुझे, एक पेट दूसरा, नी तीसरा, डायबिटीज चौथा, एक्टोपिक बीट पांचवा, 5 प्रॉब्लम हुई डिफरेंट डिफरेंट। अब सर्वाइकल के लिए किस पे जाओ, ऑर्थो पे, अग्रीड। पेट के लिए किस पे जाओ, गैस्ट्रो पे। नी के लिए फिर ऑर्थो पे। डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर भाग रही है डायबिटीज पे। एक्टोपिक बीट के लिए कार्डियो पे। तो कितने डॉक्टर इन्वॉल्व हो गए, ये अपना दवा देगा, ये अपना दवा देगा, ये अपना दवा देगा, ये अपना दवा देगा। और मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊं, इसको आप समझने की जरूरत है। इसको ना एक नए ढंग से देखेंगे और हर आदमी ना, आप इसको जो मैं बोलूँगा ना उसको अपने जीवन से रिलेट करना है। कैसे? ये 5 प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ही प्रॉब्लम है, एक। और उस प्रॉब्लम को बोलते हैं ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। चाहे आपका इतना खराब हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, चाहे स्किन खराब हो रही है, ये प्रॉब्लम है। इस तरफ से जरूरी नहीं है ये, लेकिन हम पहले इधर से देखेंगे। हो सकता है किसी को नहीं भी हो। अगर थायराइड हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, हार्ट हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, स्किन है, ये प्रॉब्लम है, ब्रेन डिप्रेशन हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या होता है, किसी को पता? किसी को नहीं पता ना। इसका बीमारी का नाम तो किसी ने सुना ही नहीं है। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है। मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं है। अब आपका क्या होता है, जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी के अंदर गाड़ी की एक एवरेज होती है, ठीक है ना, इतना पेट्रोल पिएगी, एग्रीड, एग्रीड। गाड़ी कितना पेट्रोल पिएगी, गाड़ी की एवरेज है। तो उसी प्रकार से आपका और मेरा शरीर, आपका और मेरा जो शरीर है वो पेट्रोल पे तो नहीं चलता, लेकिन वो एक चीज पे चलता है, और उस एक चीज को ये बोलते हैं, किसी को पता है क्या बोलते हैं? शरीर किस पे चलता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज पे चलता है। तो आपके शरीर का और मेरे शरीर का जो पेट्रोल है वो ये ग्लूकोज है। और जब शरीर जैसे पेट्रोल अगर सही ढंग से इंजन इस्तेमाल करे तो हम उसको बोलते हैं ये गाड़ी का एवरेज अच्छा है। वैसे ही शरीर अगर सही ढंग से ग्लूकोज को इस्तेमाल करे तो हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म अच्छा है। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, उसका ये जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है ये बहुत अच्छा होता है। और वो कैसे पता चलता है? उसकी ना स्किन देख के पता चलता है। अब छोटे बच्चे की, 15 साल के बच्चे की खाल देखोगे तो आपको लगेगा इसकी खाल कितनी चमकदार है, बिल्कुल स्पॉटलेस है। अगर आप 3 साल के बच्चे की खाल देखोगे ना, 2 साल 3 साल के बच्चे की, ना ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे जंप मारेगी वो खाल का कंडीशन। और एक दिन ना आपका और मेरा खाल भी वैसा था, और आज हमारा खाल, मेरा भी नहीं, कोई 5 साल के बच्चे का जैसा खाल तो नहीं, किसी का भी नहीं है। जो 25 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, उसका खाल तो वैसा नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये गड़बड़ हो रहा है धीरे धीरे, किसी का फास्ट, किसी का स्लो। और फिर ये जो है ना रिजल्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में, और उन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अब ये क्या है, ये कौन बताएगा? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जीवन शैली, जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं। तो जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। और हमारा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो हमारे को इन समस्याओं से आराम देता है। भाई मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो मैं गोली खाऊंगा तो मेरे को आराम आएगा, मेरी ब्लड शुगर बढ़ गई, गोली खाऊंगा मुझे आराम आएगा। और बढ़िया है, काम भी करता है, लेकिन रिजॉल्व नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये समस्या ही जीवन शैली की है। तो जो समस्या जीवन शैली की है वो गोली से कैसे ठीक होगी? नहीं होगी। लेकिन हल हो जाएगी। हल कैसे होगी कि आपने अगर, मैंने अगर काम पे जाना है और आज मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो मैं गोली खाऊंगा, मेरा ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा, मैं काम पे चला जाऊंगा। तो जो गोली खाने का सिस्टम है वो हमें, वो इतना बढ़िया तो बहुत है, लेकिन सिर्फ हमको काम पे भेज सकता है। ब्लड शुगर बढ़ गई
तो बार बार यूरिन आएगा। अच्छा भाई आपने गोली खा लिया, आपकी ब्लड शुगर डाउन होगी, उतना यूरिन नहीं आएगा। तो आप जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हैं, अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कुछ नाम देखते हैं। कोई नाम बताओ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का, अपने जीवन से ही बताओ। जो चीज आप डील कर रहे हो ना वो सब लाइफस्टाइल है। हाँ? ओबेसिटी, टाइम पे ना उठना सुबह। टाइम पे नहीं उठना, वेरी गुड। लाइफस्टाइल, लेजी बोल तो लेजी, Lazy, yes. ठीक है। लेजी इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अब दूसरा है डायबिटीज। हमने क्या बोला था? ओबेसिटी, ओबेसिटी, वजन बढ़ना। ओबेसिटी इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप कुछ भी बताओ। फटीग, लेजी के बाद फटीग भी आ जाएगी। फटीग मतलब थकावट रहना, थकावट, मन नहीं करना उठने का, काम में मन नहीं उठना अलग है। सपोज करो आप उठ गए टाइम से, अब आपका काम में मन नहीं लग रहा, तो इसका मतलब है आपका कुछ डिप्रेशन हो गया। अब जरूरी नहीं है डिप्रेशन हो, काम में डिप्रेशन नहीं है लेकिन काम में मन नहीं लग रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को डिप्रेशन नहीं है लेकिन उसका काम करने को मन नहीं कर रहा, तो वो भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस, वेरी गुड, ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। स्ट्रेस। और कोई बताओ कुछ, आप बताओ कुछ जीवन से क्या चीज है जो जीवन शैली की वजह से आ सकती है? खाना ठीक ढंग से नहीं खाना। चलो, तो ये जितने अब बड़े प्रॉब्लम्स देखते हैं। बड़े प्रॉब्लम कैसे? थायराइड खराब हो जाना, किडनी खराब हो जाना। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। अब हमने ना बीमारियों को 3 हिस्सों में बांट दिया है। इसको ऐसे समझो, 1 2 3। पहले वो है पेट खराब हो जाना, सिर दर्द हो जाना, बुखार आ जाना, जुकाम हो जाना। ये प्रॉब्लम्स, ये तो हो गए नंबर 1, ये चलते रहेंगे। फिर दूसरे ये प्रॉब्लम्स, अगर किसी आदमी को साल में 2 बार बुखार हो रहा है, साल में 3 बार पेट खराब हो रहा है, तो इवेंचुअली शरीर कुछ तो जवाब देगा कि आपका पेट बार बार खराब हो रहा है। कोई तो मेटाबॉलिज्म आपका खराब हो, किसी का तो खराब हो सकता है। तो सेकंड टाइप की बीमारी कैसे आएगी? जहाँ सेकंड टाइप की कोई बीमारी बताओ। सेकंड टाइप की बताओ। थायराइड। हाँ चलो, थायराइड हो गया, किसी को थायराइड हो जाएगा, किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी को डायबिटीज हो जाएगा। बता दो। अब इस प्रॉब्लम के साथ भी लोग जीते रहते हैं। थायराइड है तो थायराइड की गोली खा ली, डायबिटीज है तो डायबिटीज की गोली खा ली, हार्ट में पेन हो रहा है तो एंजाइना की गोली खा ली, एंजाइना की गोली भी आती है, एंजाइना की गोली। अब ये एलर्जी हो रही तो एलर्जी की गोली खा ली। अब हम जब आ रहे थे, हमारे साथ वाले बर्थ पे कोई जेंटलमैन बैठे थे, वो उठे, उन्होंने सुबह ऐसे खोला, एक गोली ली, मुंह में डाली, बोले काय की गोली खा ली? ऐसे ही पूछ लिया मैंने, कहा काय की गोली? और एलर्जी की। किस चीज़ की एलर्जी? बोला धूल मिट्टी। बोले रोज खाते हो? सुबह उठते ही एक एलर्जी गोली खा। मैं एक लेडी को भी मिला, वो 15 साल से एलर्जी गोली खा रही। तो उसका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लाइफस्टाइल का है, और रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं गोली से हल होगा शॉर्ट टर्म के, पूरी तरह जीवन शैली से रिजॉल्व होगा। तो अब ये जिनके जीवन में ये चलता रहता है, वो कहाँ फंसते हैं? आखिरी में किडनी में। अब बड़े प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम जानलेवा है। ये जानलेवा नहीं था। थायराइड, ब्लड प्रेशर तो जानलेवा नहीं है। अब किडनी के प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब सब खाना पीना बंद, ये नहीं खा सकते, जबरदस्त किडनी कैंसर में फंस गए, सोराइसिस में फंस गए। सोराइसिस पूरा स्किन सारा भर गया इधर। मेरे सर इस साइड आ जाएंगे क्या? बोर्ड दिखेगा कैमरा से? हाँ ये, थैंक यू सर। ठीक है, सब भर गया। तो जनरली ये जो लास्ट टाइप के प्रॉब्लम है ना, ये फिर लोगों के ट्यूमर निकलने शुरू हो जाते हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ ट्यूमर जो है ना, जैसे जो कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो गया, किसी को किडनी इश्यूज हो गए, ये कोई 1 साल 6 महीने में थोड़ी ना होता है। ये रिजल्ट होता है 10 साल 20 साल 25 साल के काम का। तब ट्यूमर आता है, तब कोई कैंसर आता है, लंबे पीरियड के लिए। और उसका जो कारण है, इन सब का एक ही कारण है, वो है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज को इफेक्टिवली इस्तेमाल करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे खराब। अब जब ये धीरे धीरे खराब होती है, ब्लड के पैरामीटर्स बदल जाते हैं।
ब्लड रिपोर्ट फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी मैं एक टॉपिक और करूँ। ये मेटाबॉलिज्म क्यों जो है रहा मेटाबॉलिज्म क्यों बिगड़ता है उसको समझते हैं। मोस्टली लोगों के लिए मेटाबॉलिज्म तब बिगड़ता है जब ये प्रॉब्लम आती है। कौन बताएगा ये क्या है? तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ने का मतलब ये है कि आप एक चीज को समझना कि आप जो खाना खा रहे हो वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब है आपका ब्रेन, आपका मसल, आपकी किडनी, आपकी स्किन, आपका लीवर, आपका ब्लड, आपका गॉल ब्लैडर, हर चीज ग्लूकोज ब्लड में से ले रहा है। लेकिन उसको केवल ग्लूकोज पे तो नहीं चलेगा, क्या चलेगा? उसको और क्या चाहिए ब्लड में से? मैं बताता हूँ क्या क्या चाहिए। उसको चाहिए मिनरल्स, ठीक है, उसको चाहिए विटामिन, ऑक्सीजन, वेरी गुड, ऑक्सीजन, इसको चाहिए फैटी एसिड। फैटी एसिड बताता हूँ क्या होता है, 4 5, उसको चाहिए प्रोटीन, और भी चीजें होंगी। ये चीजें तो कम से कम चाहिए, बेयर मिनिमम। अब इसका जो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस समझना। हमारी बॉडी बनती है सेल से। सेल है, किसी को पता ही हो, जिसको ना पता हो कि सेल क्या होता है तो मैं पहले बता दूं। सबको पता है सेल क्या होता है। सेल क्या होता है? आपको पता है सेल क्या होता है? सेल होता है कण। कण पेशी पेशी मराठी में पेशी हाँ, बोलते क्या बोलते हैं? पेशी। हाँ, कण एकदम। इसको वो सब चीजें अंदर चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैटी एसिड भी चाहिए, और ये हमारे शरीर का इंजन है। जैसे इंजन को पेट्रोल चाहिए, इसको मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए, फैटी एसिड चाहिए। जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज प्लस जो सब चीजें मैंने अभी लिखी, फैटी एसिड, मिनरल, प्रोटीन, वो ग्लूकोज के साथ मिलता है और सेल के अंदर जाता है। इसका प्रोसेस है, ये दोनों चीजें साथ में अंदर जाती हैं, इसको ऐसे समझो। लेकिन अगर आपने सुबह पोहा खाया तो उसमें आपको क्या मिला? ग्लूकोज, सबसे ज्यादा ग्लूकोज मिला। उसके अंदर मिनरल है ही नहीं, बहुत थोड़ा है। थोड़ा सब्जी डाल दिया आपने, ऐसे आधा गाजर काटा 4 लोगों के लिए, बीच में डाल दिया, थोड़ा सा आधा कांदा काटा बीच में डाल दिया, तो ग्लूकोज मिल गया। तो अब ये ग्लूकोज जब इस मिनरल के साथ अंदर घुसेगा तो यहाँ ग्लूकोज भी आ गया और मिनरल भी आ गया, थोड़ा सा आया, लेकिन मिनरल कम आया। ठीक है? तो एक प्रॉब्लम और भी है कि अगर मिनरल कम होगा ना तो घुसेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोसेस ही है दोनों के साथ मिलने का। फिर बॉडी क्या करेगी? आपको बोलेगी भूख लगी है, क्योंकि इसको खाना नहीं मिला, अंदर कोशिकाओं को खाना नहीं मिला, अंदर जो सेल्स है उसको खाना नहीं मिला। खाना क्यों नहीं मिला? क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज ज्यादा पहुंच गया। पोहा मीन्स ग्लूकोज, और पोहा इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो पेट में गया, आंत में गया, आधे घंटे में सारा ग्लूकोज ब्लड में पहुंच गया इकट्ठा, बहुत सारा ग्लूकोज ब्लड में आ गया, तो ग्लूकोज का लेवल भी ऊपर जाएगा। और क्योंकि मिनरल कम है तो पूरी तरह अंदर नहीं घुसेगा, थोड़ा सा ग्लूकोज घुसेगा, थोड़ा मिनरल घुसेगा, ये फिर से भूख लगेगी, ये फिर से बोलेगा भूख लगी कुछ खाने को, और फिर से जब दोबारा खाओगे उसके अंदर फिर क्या होएगा? अगले खाने में क्या खाओगे? चावल खाओगे, रोटी खाओगे, थोड़ा सा दाल खाओगे, मिनरल फिर कम होगा। तो धीरे धीरे जब मिनरल कम हो जाता है तो इसका एवरेज खराब है। अब इसका एवरेज किस आदमी में कैसा खराब होगा, ये उसकी बीमारी, किसी का थायराइड में खराब होगा, किसी का ब्लड प्रेशर में खराब होगा। इसलिए इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली समस्या है। क्यों? इसकी शुरुआत इससे होती है, इस मिनरल से, सबसे पहले मिनरल, फिर और चीजें भी कम हो जाती हैं, किसी के अंदर ओमेगा 3 भी कम हो जाता है, किसी का प्रोटीन कम हो जाता है। तो अब जब हम चीजें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सपोज करो एक पेशेंट आ गया और हमने उसके लिए कुछ रिजॉल्व करना है,
फिर हम पता क्या रिजॉल्व करने के लिए ढूंढते हैं, हम ये ढूंढते हैं एक दवा दे दो, मिनरल ही नहीं है, दवा क्या करेगी? मिनरल दिया नहीं, अभी मिनरल दिया नहीं, एवरेज खराब हो गई है, तो दवा एवरेज को ठीक कर ही नहीं सकती। You have to live with this. कुछ भी नहीं मतलब, और किस लेवल पे आएगी? देखो, आपने पहले चेंज करना है फूड। तो ये दवा देते हैं डॉक्टर लोग, ठीक है, तो वो अंदर जो कोई भी प्रॉब्लम है, समझो किसी को कफ हो गया, सर्दी हो गया, वॉट एवर मे बी, कोई भी प्रॉब्लम है, वो गया किधर? अच्छा, दवा खाने के बाद जाता किधर? दवा वो बीमारी, वो छोटा मोटा बीमारी- बीमारी। हाँ, देखो, आपने जो भी प्रॉब्लम बोले ना, वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। पहले आपने बोला कफ खांसी, तो कफ खांसी के प्रॉब्लम ना दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्यूट, एक्यूट मीन्स आया और 2-3 दिन में ठीक होके गया, और एक होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक मीन्स आया और शरीर को अब नहीं छोड़ने वाला जल्दी। तो एक्यूट के लिए एलोपैथी से बढ़िया कुछ नहीं है। आपका स्टमक फूड इन्फेक्शन हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ, हमें 3 दिन गोली खाई, निकल गया, उसमें से ओवर, केस क्लोज, चैप्टर बंद। बहुत बढ़िया है, एलोपैथी यूज करो। उसमें आपके पास फूड पॉइजनिंग सपोज हो गया, तो आयुर्वेदिक विकल्प भी है, किसी के पास होम्योपैथिक विकल्प भी है, नेचुरोपैथिक विकल्प भी है, यूनानी विकल्प भी है, ठीक है। लेकिन एक्यूट प्रॉब्लम्स एलोपैथी से फटाफट रिजॉल्व होगी, लेकिन क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में हम उनको सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। मैनेज, अब देख लो ना, कोई भी मेडिसिन खाते हैं मैनेज होती है। और मैं ये नहीं बोल रहा दवाई खाने नहीं बंद करनी, बिल्कुल। तो दवा किसी की चल रही है तो चल रही है, उसको देखेंगे वो डॉक्टर की सलाह से, कि जहाँ से लिखवाइए वहीं से कोऑर्डिनेट करके आपको बात होगी। लेकिन अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करेंगे, तो धीरे धीरे आप अपने आप को स्वस्थ करने की तरफ जा सकते हैं। स्वस्थ करेंगे ना अपने आप को, उसको भी देखते हैं। अब ये है, कौन बताएगा मिनरल कहाँ से आते हैं? मिनरल मैंने बता तो दिया, मिनरल आएगा किधर से? पानी। ओके, एक पानी, उसमें तो आरओ लगा दिया हमने। आरओ नेचुरल वाटर इज, पानी में मिनरल्स है ही नहीं। हाँ, मिनरल तो है ही नहीं। वेजिटेबल्स, हाँ? ग्रीन वेजिटेबल्स। एक्चुअली में मिनरल्स आएंगे वेजिटेबल्स से। ग्रीन वेजिटेबल्स, हाँ जी, वेजिटेबल्स सबसे ज्यादा मिनरल आएंगे वेजिटेबल्स। अब अगर मिनरल हमको ज्यादा मात्रा में पहुंचाने हैं और डेंस कर, देखो अगर मैंने 1 किलो दूधी ली, 1 किलो दूधी, और 1 किलो दूधी में का जूस निकाला, तो 1 किलो दूधी का के अंदर सपोज करो 200 ग्राम जूस निकाला, खर्चा निकालना तो इसका मतलब है 200 ग्राम जूस वर्सेस 200 ग्राम स्मूदी, किसके अंदर मिनरल ज्यादा है? 200 ग्राम जूस है, ठीक है, और 200 ग्राम ही खाने में दूधी है। मिनरल किस में ज्यादा होगा? 200 ग्राम जूस में ज्यादा होगा कि 200 ग्राम दूधी में ज्यादा होगा? दूधी में, दूधी में। जूस में ज्यादा होगा। तो जूस जो है डेंस न्यूट्रिशन पर over a certain weight of the same food there is more nutrition. सेम फूड वेट पे करें तो जूस के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन होगा, तो ज्यादा डेंस है। तो जब भी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करना होता है तो इस प्रकार थोड़ा डेंसर न्यूट्रिशन खाना है। वेजिटेबल तो आप खा ही रहे हो। अब अगर 20 साल 25 साल का बच्चा है और मैं उसको बोल रहा हूँ जीवन शैली अच्छी निकालनी है, तो मैं उसको बोलूँगा सब्जी खा, स्मूदी अच्छा है, स्मूदी स्मूदी वेजिटेबल की। लेकिन अगर हम किसी प्रॉब्लम को रिवर्स कर रहे हैं, हमने किसी को सपोर्ट करना है, किसी पेशेंट को सपोर्ट करना है, मेटाबॉलिज्म खराब हो चुकी है, डायबिटीज हो चुकी है, तो हम उसको बोलेंगे दूधी का जूस। लेकिन दूधी का ही जूस क्यों बोल रहे हैं? हम उसको अनार का जूस क्यों नहीं बोल रहे? दूधी वर्सेस अनार, दूधी वर्सेस अनार, अनार क्यों नहीं बोल रहे? मीठा होता है, डायबिटीज पहुंच जाएगा। मतलब स्वीटर है, तो आपने क्या किया, वापस से बहुत सारा ग्लूकोज फिर पहुंचा दिया और मिनरल कम। क्यों? उसमें हो सकता है मिनरल ज्यादा भी हो अनार के जूस में, लेकिन आपका बाकी खाना भी तो मिनरल डेफिशिएंट है।
खाने में भी तो मिनरल नहीं है। सुबह तो दोपहर को अनार का जूस पिया, लेकिन सुबह तो पोहा खा के चले थे। ठीक है, तो पॉइंट को समझो कि फूड के अंदर एक ही चीज जो सबसे ज्यादा मिनरल्स देती है वो होता है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जूसेस, वेजिटेबल स्मूदी। स्मूदी भी बना सकते हैं कि दूधी का जूस नहीं पिया, थोड़ा दूधी ही डाला और उसको मिक्सी में घुमाया, धनिया पुदीना डाला, अदरक डाला और उसका पूरा स्मूदी बना दिया। वेजिटेबल सूप भी चलता है। वेजिटेबल सूप में थोड़ा फ्रेश जूस से एंजाइम्स कम हो, एंजाइम्स खराब हो जाता है। जो फ्रेश जूस में मिलेगा वो सूप में नहीं मिलेगा। हाँ, गर्म करने की वजह से। तो जूस विल बी मोर इफेक्टिव फॉर मिनरल्स ओवर सूप, लेकिन सूप भी पिया जा सकता है। सब भाजी का बनाता है। हाँ, भाजी का, सब्जी बनाएंगे तो सब्जी भी। लेकिन एक बात बताऊं, मेरे गुरुजी एक बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं सुनो, मैं लिख के देता हूँ। रॉ बेस्ट इज बेस्ट किंग, रॉ इज किंग। तो दूसरी क्या चीज हो गई स्मूदी के बाद? सलाद। सलाद। लेकिन सलाद ऐसे नहीं खाना। अभी कल फोटो आई एक जेंटलमैन की, मैंने बोला खाना दिखाओ, तो क्या फोटो आई? बाकरी की रोटी, दाल, आलू की सब्जी और 3 पीस चुकंदर के। और बोले अभी मैंने अपना खाना बहुत इम्प्रूव कर दिया, मेरा खाना बहुत मैं अच्छा खाना खाता हूँ। नहीं, सलाद का प्लेट बनाना है, अलग से पहले सलाद खाना। कुकर में जो बना देते हैं हाँ, वो अच्छा है कि बेकार है? क्या चीज़? पका देते हैं चावल नहीं, दाल। उस पे आते हैं। सबका अपना रोल है। पहले सलाद खाना। क्या होता है जब सलाद खाते हैं और पहले खा लेते हैं तो आप नोटिस करोगे सेम खाना सलाद खाने के बाद खाएंगे तो ब्लड शुगर बफर हो जाएगा, क्योंकि वो खाना आपने सलाद से कोट कर दिया, उसको कोटिंग बोलते हैं, कोटिंग हो गई। और अगर वही आपने केवल दाल खाई है और साथ में एक रोटी खाई है, सिर्फ दाल और रोटी खाई है, तो वो ब्लड शुगर तेज बढ़ाएगी। अगर आपने सैलड खाया है, फिर आपने सब्जी खाई है और फिर साथ में रोटी खाई है, तो ब्लड शुगर उतना तेज नहीं बढ़ाएगी, वो वेट भी उतना तेज नहीं बढ़ाएगी। सलाद भोजन करते समय खा नहीं सकते? पहले लेने से ज्यादा फायदा होता है। पूरा सलाद का सलाद पूरा खाओ, एक प्लेट बनाई। और सलाद कैसे खाना है देखो, सपोज करो आपका वेट है 60 kg, तो सलाद होना चाहिए 300 ग्राम, 300 ग्राम। इतना सलाद खाना है 60 kg को। वेट है 70 kg तो 350, वेट है 80 kg तो 400। इतना सलाद खाना है मिनरल देने के लिए। मिनरल कैसे मिलेंगे बॉडी में? अभी आपसे नहीं खाया जाता, चलो मैंने मान लिया आप सपोज करो 80 kg का आदमी इंसान है, उसने बोला मेरे से नहीं खाया जाता, 400 ग्राम मैं नहीं खा सकती। अच्छा 200 ग्राम का, 100 ग्राम का शुरू तो करो। जरूरी थोड़ा है 400 पहले दिन से ही केजी में एडमिशन लेके 12th का सिलेबस नहीं उठाना है ना, केजी का सिलेबस उठाना है। 50 ग्राम खाओ, 100 ग्राम खाओ, 150 ग्राम खाओ, उसको स्लोली बिल्ड करो। उसके बाद अपनी जितनी भूख है बाकी खाना खाओ। तो आइडियली सैलड हैज टू बी ईटन फर्स्ट। क्या लेना है सर? सैलड जो काकड़ी है, गाजर है, तो सलाद पत्ता बाजार में मिलता है, दिमाग नहीं लगाना है। उसी को भाई को बोल सलाद का सामान दे सब दे दे। तो हमारे महाराष्ट्र में कोशिंबीर बोलते हैं, उसमें दही भी सब डाल के कोशिंबीर बनाते हैं, वो अच्छा अगर वेट से डील कर रहे हैं और डायबिटीज से डील कर रहे हैं तो एक अच्छा आइडिया होता है कि छोटा छोटा सैलड काट के उसमें मेथी का पत्ता डालो। मेथी, कुक्ड मेथी। देखो आपने किसी को देखा है मेथी रॉ खाते नहीं खाता कोई भी। और मेथी इज गॉड फॉर ब्लड। और मेथी रॉ खाने को ऐसी इजी भी नहीं है कि आप खाओ ये मेथी मिनिमम करके खा लो, ऐसा तो खा नहीं पाओ। उसको सैलड में मिक्स कर दो, वो बहुत टेस्टी हो जाता है और सैलड में वो कड़वी भी नहीं लगेगी। हाँ जी, रात को भिगा देता है मेथी और सुबह में खा जाता है। अब वो मेथी दाना है, ये मेथी का मैं पत्ता ग्रीन मेथी बोल रहा हूँ। सैलड में ग्रीन मेथी मिलाओ और उसका सैलड का फायदा 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। ग्रीन मेथी मिलाओ, रॉ ग्रीन मेथी, रॉ इज तो अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं आए
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों आता है, जो हमने मेटाबॉलिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्यों आता है? क्योंकि लोगों के जीवन में स्मूदी, सलाद और सब्जी कम होती है। और लोगों के जीवन में क्या होता है, बाहर निकले तो चाय के साथ समोसा खा लिया, नीचे गए तो हम भी ऐसे ही, अभी हम नीचे जाएंगे हमें क्या मिलेगा, वड़ा पाव दिखाई देगा, इडली दिखाई देगी, सैंडविच दिखाई देगा। अगर मैं बाहर निकला हूँ तो मेरे को क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, इडली खा लो, वड़ा खा लो, सांभर वो खा लो, डोसा खा लो, सैंडविच खा लो। हाँ, अगर मैं किसी को बोलूँगा क्या, मैं आपको अभी बताऊँ, मैं किसी को पूछूंगा इधर का कोई फेमस चीज़ बताओ, वो ब्रेड, उपमा, सूजी, दलिया, इडली, वड़ा, उससे भरा पड़ा होगा, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं बता पाएंगे लोग। बर्गर भी, हैं? बर्गर पास्ता और हाँ, बर्गर। और उसके ऊपर अभी और थैंक यू गोरो का, थैंक यू, उन्होंने हमारे को और चीज़ें दे दी, पास्ता भी दे दिया, पिज़्ज़ा भी दे दिया, बर्गर भी दे दिया, है ना, तो हमें और मूव कर दिया। तो जो मैं बता रहा हूँ वो शायद ना सबने यहाँ सुना होगा। देखो, 4 वाइट्स किसने सुने, वाइट सबको पता है, एक मैदा, मैदा, सफेद मैदा, सफेद नमक, ठीक है ना, सफेद चीनी, दूध। लेकिन कंजम्पशन तो सब कर रहे हैं, सुन के क्या फायदा, सबसे बेकार है, हाँ? सबसे बेकार है। सुन के तो कोई फायदा नहीं ना। अभी क्या हुआ, हम एक ऐसा प्रोग्राम करने के लिए गए, मैं पूरा सब सिखा दिया कि ये नहीं करना, ये नहीं खाना। तो जो होस्ट थे उन्होंने बोला अच्छा अभी सबके लिए रिफ्रेशमेंट लाते हैं, और समोसा आ गया। सब सिखाने के बाद बड़ा पाव है, हाँ, बड़ा बम्बई का फेमस है। तो टेस्टी है इसलिए। हाँ, सब तो वही। लॉजिक ये है। फिर हम क्या, हमारा क्या होता है, अच्छा चलो पता भी होगा, हम बोलते हैं एक बार खा लेंगे। एक बार तो वो एंड ही नहीं होता, क्योंकि एक बार समोसा खा लोगे, एक बार केक खा लोगे, एक बार पकौड़ा खा लोगे, एक बार कुछ खा लोगे, तो एक बार करके सब सत्यानाश हो जाता है, मेटाबॉलिज्म पूरा बर्बाद हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है, इसमें से बाहर निकलने का तरीका क्या है? इसमें से बाहर निकलने का तरीका ये है, कंजम्पशन ऑफ ग्रीन्स, ग्रीन्स बढ़ाने का, खाने में सैलेड्स बढ़ाने का, स्मूदी बढ़ाने का। 3 तरह के ग्रीन्स आप बढ़ा सकते हो। देखो, एक रॉ, दूसरा सेमी कुक्ड, जैसे एग्जांपल है, जैसे पालक पत्ता। हम जनरली पालक को कैसे बनाते हैं, पहले बॉईल करते हैं, फिर मैश करते हैं, फिर कुक करते हैं। अब पालक को लो, उसको गर्म पानी में डालो और निकालो, अब ये सेमी कुक्ड हो गया, ठीक है ना, इसको ब्लैंच बोलते हैं, ब्लैंच करते हैं, ये सेमी कुक नहीं हुआ। सेमी कुक्ड पालक इज बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। रॉ आयरन, रॉ कुक्ड, रॉ जो है पालक अच्छा सोर्स नहीं है आयरन का। कुक्ड भी आयरन का अच्छा सोर्स नहीं। कुक्ड किया तो उसको बर्बाद कर दिया, 2 बार तो हमने कुक कर दिया उसको। रॉ खाया तो वो वैसे ही हमें उसका आयरन नहीं मिलेगा। ब्लांड आयरन जो है सबसे ज़्यादा है। तो हम जब सूप बनाते भी है ना, तो हम पालक को ब्लांच करके ऊपर डालते हैं, ताकि कुक नहीं करना पड़े पालक को, क्योंकि पालक से बहुत आयरन मिलेगा, पालक से बहुत सारा हाँ, वो भी अच्छा सोर्स नहीं है, नहीं अच्छा सोर्स नहीं, आयरन का नहीं है, आयरन का अच्छा सोर्स क्या चीज़, उन्होंने बोला अगर उसका जूस निकाल लो सूप बना दे, बहुत अच्छा सोर्स है, और भी आयरन देगा लेकिन उतना नहीं देगा। आयरन के लिए हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ, क्या चीज़ आदमी को स्वस्थ रख सकती है जीवन भर। एक ग्रीन खाना, उसका रीज़न बताऊंगा कि क्यों स्वस्थ रखती है। देखो, इसको ऐसे समझो, सुबह उठे ब्लड शुगर 100, अज्यूम करते हैं एवरीथिंग इज ओके, ब्लड शुगर 100, 9 बजे पोहा खाया तो ब्लड शुगर क्या आ जाएगी 120, 130, 41 कहीं तक भी जा सकती है। फिर उसके बाद 12 बजे तक ब्लड शुगर फिर 100 पे आ जाएगी। फिर आइडियली 1 बजे फिर खाना खाएंगे, अभी खाई दाल रोटी सब्जी जो भी, थोड़ा सा सैलेड वो खाया, ब्लड शुगर फिर 140 हिट करेगी, फिर नीचे आएगी 4 बजे तक, फिर शाम के 6 बजे फिर कुछ खाया, ब्लड शुगर फिर 140 हिट करेगी। तो 3 बार क्या हुआ, आपका ब्लड शुगर पहले 100 से 140 गया, फिर 100 आया, फिर 1 बजे फिर 100 से 140 गया, फिर आया, फिर 6 बजे फिर 100 से 140 गया। तो 3 बार ब्लड शुगर ऊपर गई और फिर नीचे, अच्छा फिर ऊपर गई फिर नीचे। अगेन इसको बोलते हैं पीक्स, और ये हमारे जीवन में जनरली रहता है।
आप उठे, नाश्ता किया, आपको ये एक पिक लगा, खाने में दूसरा लगा, तीसरा लगा। आप ऑफिस में गए, अब क्या गड़बड़ होती है, आप कहीं गए, वहाँ मिली चाय और साथ में मिल गया समोसा, ये आ गया, इसमें घुस गया। शाम को 5 बजे आपने बोला अच्छा यार क्या करें, कुछ तो क्या खाते हैं 5 पकोड़े, बजे? गरम पकोड़े। हाँ, पकोड़े खा लिए, सैंडविच खा ली, साथ में एक चाय पी ली, एक बीच में और घुस गया। अब 1 2 3 4 5, अब एक चीज और, ये आपने खाया था 9 बजे, सुबह उठे, एक चाय के साथ क्या खाया, ब्रेड खाया, रस खाया, टोस्ट खाया, ये एक। तो ये जीवन शैली जो है ना, ये मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ देती है। क्यों? आपका ब्लड शुगर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे ऊपर जा रहा है। तो आप नोटिस करो, आप खा के ऊपर करते हो, बॉडी उसको नीचे करती है, फिर आप खा के ऊपर करते हो, बॉडी फिर उसको नीचे करती है, फिर आप फिर कुछ खा के ऊपर करते हो, बॉडी हमेशा ब्लड शुगर को नीचे करने की कोशिश कर रही है, और आप हमेशा ब्लड शुगर को ऊपर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका पूरा खाना, इस खाने को बोलते हैं ग्लूकोसेंट्रिक। ग्लूकोसेंट्रिक, ये ग्लूकोज के अराउंड ही घूम रहा है पूरा, और मिनरल है कम। तो अब करना क्या है, मतलब आगे एक बार टॉपिक समझ लो, मैंने क्या चीज कवर नहीं करी। हाँ, क्या चीज ब्लड शुगर को इस एंगल से भी देखते हैं, क्या कारण है कि सैलेड खाने से ब्लड शुगर ऊपर नहीं जाती। एक तो उसमें वैसे ही ग्लूकोज कम होता है, दूसरा उसमें मिलता है फाइबर। इसका मतलब है फाइबर के साथ खाना, आपने अगर वही रोटी, वही चावल, वही दाल, वही सब्जी आपने सैलेड के साथ खाई तो फाइबर मिला, फाइबर ब्लड शुगर को ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए सैलेड पहले खा, फाइबर दे दिया ना। मैं अगर कलर पानी में सादा पानी डाल दूंगा तो रंग हल्का हो जाएगा। ऐसे ही जब आपने ग्लूकोज वाले फूड में आपने वेजिटेबल और फाइबर ऐड किया तो उसका ब्लड ग्लूकोज बढ़ाने का क्षमता भी कम हो गया, फिर आपका दवाई पे डिपेंडेंसी कम हो गया। तो आप इसको ऐसे समझो, सपोज आपके पास गाड़ी है और आप अपनी गाड़ी को आपने 100 की स्पीड में भगाना है, लेकिन आप पहले उसको 150 पे ले जा रहे हो, फिर ब्रेक मार के 100 पे ला रहे हो, फिर 150 पे ले जा रहे हो, ब्रेक मार के 100 पे ला रहे हो, फिर 150 पे ले जा रहे हो, ब्रेक मार के 100 पे ला रहे हो, तो ब्रेक शू तो खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में, अब हमारा सपोज करो कोई आदमी बोलेगा मुझे तो डायबिटीज, कोई है इसमें जिसको डायबिटीज भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ है। अब ऐसा इंसान बोलेगा मैं तो सब बिल्कुल ठीक हूँ, ये मैं क्यों फॉलो करूँ? ठीक है, ये इसके कारण दो। पहला कारण ये कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक दिन में नहीं आता, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लंबे समय तक आता, लंबे समय में आएगा। और अगर आपका ये समझो, ये आदमी अगर आप ऐसे हो रहे हो, ये क्या है, स्टमक, फैट स्टमक, अगर ये आपका पेट ऐसे हो रहा है तो आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हो। अगर आपका पेट बढ़ रहा है, आपका वेट बढ़ गया है, आप बस एक ही है, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली चीज। दूसरा, अब सपोज करो ये आपका पेट ऐसा भी नहीं है, आप ऐसे हो एकदम बिल्कुल थिन, बोले मेरे को भी तो डिसऑर्डर नहीं है, तब भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। क्यों? मैं भी, आप चेक कराओ, आपका फैटी लिवर निकल सकता है, पतले आदमी का फैटी लिवर होता है, पहली चीज। दूसरा, आप बिल्कुल पतले हो और आप बोल रहे हो मैं तो लेजी भी हूँ, लेजी भी हूँ, मेरे को थकावट भी है, मेरा मन भी नहीं कर रहा उठने का, तो आप पतले हो लेकिन आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वेट की तरफ नहीं आ रहा है, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज की तरफ नहीं जा रहा है, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपकी फटीग की तरफ है। अगर आप थिन हो, कोई गोली नहीं खा रहे है, वो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वो भी किस चीज की कमी है? आप पतले हो बिल्कुल, सबसे पहले इस चीज की कमी है। पतले हो सब कुछ ठीक है, लेजी हो मिनरल नहीं, लेजी हो इसका मतलब मिनरल्स की आपको भी कमी। तो अगर आप कोई मेडिसिन पे नहीं हो, आपका पेट निकल रहा है तो आपको मिनरल्स की कमी है। आप कोई मेडिसिन पे नहीं हो, आप पतले हो,
और आपका उठने का मन नहीं कर रहा है या आप हेल्थ चैलेंजेस से कोई डील कर रहे हो, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मिनरल्स की कमी है। मिनरल्स ज़्यादा किसमें से मिलता है? सब्जी, सब्जी, स्मूदी, वेजिटेबल जूस सबसे ज़्यादा उससे मिलेगा। अब आप भी नोटिस करो, मैंने ना फ्रूट नहीं बोला, फ्रूट नहीं उसमें नहीं मिलेगा। देखो ऐसा फ्रूट में ना एक प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक केस आया 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल, बिल्कुल पतले, एकदम पतले और डायबिटिक। अब क्या करेंगे, पतला भी है और डायबिटिक भी है। अगर मैं वेट बड़ा होएगा और डायबिटिक होएगा, मैं बोलूँगा अच्छा ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, तो थोड़ा वेट भी डाउन हो जाएगा और डायबिटीज में भी बहुत रिलीफ आ जाएगा। लेकिन अगर पहले ही पतला है, अब क्या करेंगे उसको? करना क्या, स्ट्रेस फैक्टर तो है ही। जो थिन लोग होते हैं ना, जनरली स्ट्रेस उनके डायबिटीज का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। और इसका एक हार्मोन होता है, उसको बोलते हैं कोर्टिसोल, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, कोर्टिसोल का बहुत बड़ा रोल होता है, बट इसमें अभी नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाते, ठीक है। तो इस केस में हम उनके कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, इनको हम थोड़ा सा फिर लेकिन वही अगर वजन ज़्यादा होगा और हमने डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, उस टाइम तक हम बोलेंगे फ्रूट्स भी छोड़ो। लेकिन कौन से खाओ? अमरूद खा लो, अभी बोल रहे थे ना जहाँ सर, अमरूद खा लो, अंगूर नहीं खाओ, चीकू नहीं खाओ, पपीता नहीं खाओ। ये जो फ्रूट्स है ना, ये हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स हैं। पपीता कभी कभी हाई ग्लाइसेमिक, मतलब आप गूगल पे देखोगे तो हर फ्रूट को एक नंबर दिया होगा, ठीक है। वो नंबर डिसाइड करता है ये कितना ग्लूकोज में परिवर्तित होगा, ये फ्रूट नंबर से होगा। तो जितने भी फ्रूट्स 55 एंड बिलो है, 50 और 55 के बीच में मॉडरेटली, 50 से नीचे ज़्यादा खा सकते हैं, 55 के ऊपर खाने ही नहीं। तो कौन से आते हैं उसमें? चेरी आती है, स्ट्रॉबेरी आती है, जामुन आता है, फालसे आते हैं, बेर आते हैं, अमरूद आता है। वो 55 के नीचे वाले फ्रूट्स। 55 की रेंज में क्या आता है? पपीता आता है 55 की रेंज में। हायर में क्या होएगा? चीकू है, अंगूर है, पाइनएप्पल है, ये हायर हो गया। संतरा भी 55 की रेंज में, संतरा। तो जो 55 की रेंज में है वो मॉडरेट। मैंगो 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 भी ऊपर देखो क्या है, मैंगो भी मॉडरेटली अलाउड है, ऑन मॉडरेट। और बेस्ट तरीका क्या होता है? देखो डिफरेंट पद्धतियाँ हमें डिफरेंट चीज़ें सिखाती हैं। कोई लोग बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट के बाद फ्रूट नहीं खाना, लेकिन अगर ऐसा तो नहीं है किसी ने बोल दिया कि फ्रूट नहीं खाना तो कल से आपका फ्रूट बंद हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो बेस्ट आइडिया ये है कि जो भी मील, जो भी स्वीट खाना है वो थोड़ा भी खाना है तो वो एंड ऑफ द मील में ही खाना है। हम वैसे ही करते हैं पहली चीज़, क्योंकि एंड ऑफ द मील में खाया हुआ मीठा उतना ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता, पहली चीज़। और दूसरा कोशिश करती है रात को नहीं खाना, वो खाने वाला रात को दोपहर को खाना, स्वीट रात को नहीं खाना। नहीं खाना वो, क्योंकि आपने 9 बजे खाना खाया और आप 10 बजे सो गए, वो तो आपको बहुत तंग करने वाला है। सोने के बाद आपके प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। शादी हो गए, रात को सब बड़ी प्रॉब्लम है। हम रात को जहाँ से बाहर गए थे, हम 12 बजे तक बाहर थे, तो हमने एक चीज़ इंश्योर करी। क्या इंश्योर करी? हमने ना कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं खाया, ना रोटी खाई, ना पराठा खाया, ना चावल खाया। हमने क्या खाया? पनीर खाया, प्रोटीन खाया रात को, क्योंकि हमें पता हम लेट खा रहे हैं, हमने प्रोटीन खाया। प्रोटीन उतना ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता है, तो उतना डैमेज नहीं करेगा। और अलग लोगों को अलग डैमेज, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं रात को चावल रोटी खा के आता, मेरा सुबह नींद नहीं खुलती। मेरे लिए डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है। जी आपका क्या होता है? मेरा तो ये अगर चावल रोटी खा के आते हैं, ये फेस पे ये है ना, ये सूज के मोटा डबल हो जाता है। ऐसे बहुत लोगों को इधर इधर होता है। हाँ, ये रोटी, ये अगर रोटी खा लेंगे ये बड़ा और फूल जाएगा, 2 दिन में ही फूल के आ जाएगा बाहर। तो कोई होएगा जो बोलेगा मुझे फटीग हो रही है, कोई बोलेगा बिल्कुल इंडाइजेशन लोगों को होता है। क्योंकि मोस्टली लोग जो ना क्या है, मोस्टली लोग ना एक चीज़ को समझो आप, मैं एक चीज़ को और कवर करूँगा। एक होती है एलर्जी, ठीक है, और दूसरी होती है इंटॉलरेंस। मोस्टली लोग ना जो वीट होती है, हम तो अभी मैंने वाइट्स की बात करी थी, मैदा। तो क्या है, जब सब मैदे की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज
बोलते हैं होल व्हीट खाओ, होल व्हीट का ब्रेड खा लो, है ना, होल व्हीट वाले खाने खाने शुरू करो। बिस्किट होएगा तो उसके ऊपर लिखा होगा हेल्दी बिस्किट, ये होल व्हीट बिस्किट है, मिलेट्स फूड। हाँ उस पर आते हैं। तो जनरली क्या होता है, मोस्टली लोग व्हीट को इंटॉलरेंट होते हैं, मोस्टली आप में से भी मोस्टली लोग व्हीट को इंटॉलरेंट का मतलब कि ये देखो जिसको एलर्जी होगी ना वो तो खाते ही लंबा पड़ जाएगा। कल जो हम खाना खा रहे थे हमारे टेबल पे एक इंसान ऐसे बैठा हुआ था, उसको ये प्रॉब्लम थी, मतलब उसने बियर भी नहीं हाथ लगाया कि बियर में व्हीट है। जब बियर मंगाया, बियर को लेबल पढ़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ था व्हीट इंग्रेडिएंट्स में, राइस व्हीट बार्ली, तो उसने बियर भी नहीं पिया कि अगर मैं बियर पीऊंगा इसमें व्हीट है मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको एलर्जी है व्हीट का। मोस्टली लोग व्हीट को इंटॉलरेंट होते हैं। इंटॉलरेंट का मतलब आप लंबे तो नहीं पड़ोगे लेकिन आपको सिम्टम्स आएंगे कोई ना कोई, माइग्रेन का सिम्टम आ जाएगा, सिरोसिस क्लियर अप हो जाएगा, ये इधर है ये बड़ा हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, नींद नहीं खुलेगी, नेक्स्ट डे आलस रहेगा, ये सिम्टम्स है। तो मेरे लिए क्या सिम्टम्स है, अगर मैं व्हीट खाऊंगा मेरे को सर्वाइकल आ जाएगी, मेरा नींद नहीं खुलेगा, मेरा काम करने को मन नहीं करेगा, वो मुझे स्लगिश और स्लो कर देगा, मेरे को दिन भर ऐसे लगेगा कि थकावट फील कर रहा हूँ, मेरे को सोने का जरूरत पड़ेगा, मुझे सोने दो। रात को लेट खाना बेकार। हाँ, तो अगर आप किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रिवर्स कर रहे हो तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है रात को व्हीट अवॉइड करें, उससे ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। तो आप रात को क्या खाओगे, आप दाल खा सकते हो, सूप पी सकते हो, सैलेड खा सकते हो, चटनी खा सकते हो, अचार भी खा सकते हो, लेकिन व्हीट से हाथ पेट भरेगा ज़्यादा आदत है जिसको और मैं बताऊँ, मेरे गुरुजी बोलते हैं व्हीट का नाम दिया है उन्होंने, इट इज ओनली entertainment. Wheat is nothing but entertainment. And wheat is, मैं भी उनके लिए entertainment का तात्पर्य बता देता हूँ। entertainment को मराठी में क्या बोलेंगे? मनोरंजन। Wheat is मनोरंजन और कुछ भी नहीं है, आप मनोरंजन करते हो अपने शरीर का सिर्फ व्हीट खा के। और एडिक्टिव है तो दोबारा मनोरंजन करने का मन करेगा। जैसे बच्चे को मन करता है ना मैं खेलूं, मैं वीडियो गेम खेलूं, मैं मोबाइल पे देखूं, मनोरंजन है, वैसे ही व्हीट मनोरंजन। ऐसे रोटी चाहिए खाने की। ये चॉइस है आपकी, चाहिए नहीं। नहीं वो एडिक्टिव हो। हाँ एडिक्टिव है, ये चाहिए ही, खाना ही है। और कुछ भी हो सकता है, वो रस्क और बिस्किट भी हो सकता है। जब मेरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ था, मैंने 10 साल 4 पीस टोस्ट और ब्रेड के सुबह मॉर्निंग में चीनी वाली चाय के साथ 6 बजे फिनिश। 4 पीस ब्रेड या ब्रेड नहीं हुआ तो टोस्ट और चीनी डाल के 1 कप चाय, और ये 6 बजे उठते ही मैं खाता, उठते ही। तो इट इज द वर्स्ट फूड फॉर मेटाबॉलिज्म, वर्स्ट फूड। बेस्ट फूड फॉर मेटाबॉलिज्म आप सेब खा लो और कुछ नहीं, ठीक है? आप कोतमीर का जूस पी लो, आप और कुछ नहीं तो नींबू पानी पी लो, लेकिन कोई फ्रेश चीज डालो। आप अपने बॉडी को फूड नहीं दे रहे, आप अपने बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहे कि इसका करना क्या है। बॉडी डज नॉट अंडरस्टैंड फूड। आपका शरीर खाने को नहीं समझता, आपका शरीर समझता है विटामिन को, मिनरल्स को, फैटी एसिड्स को, फैट्स को, उसको समझता है। तो जो चीज कम होएगी उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन लेगा। फिर आप उसको फैट कम दोगे वो रिपेयर बंद कर देगा, आप उसको मिनरल कम दोगे वो मेटाबॉलिज्म खराब कर देगा। वो फूड नहीं समझता। आपका ब्रेन को फूड चाहिए, बॉडी को नहीं चाहिए। इसलिए ब्रेन को एंटरटेनमेंट अच्छा लगता है। जितना मर्जी एंटरटेन कर लो। अभी मैं नीचे उतरूंगा, मेरा मन करता है, मैं आज देखो, आज जहाँ सर उठे मैं उठा, जहाँ सर को सुबह उठते ही भूख लगी, मेरे को भी भूख लगी। इन्होंने संतरा खाया, बहुत अच्छी चॉइस है, उठते ही इनका नाश्ता संतरा है, मैंने खाया ही। क्यों? मैंने बोला जैसे 12 बजे रात को खाया था, एंटरटेनमेंट हो गया, अभी शरीर को एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। मैंने अभी तो कुछ भी नहीं खाया हुआ, कितना टाइम हो गया, पानी पिया बस। क्यों? एंटरटेनमेंट दे दिया ना कल मैंने,
तो मैं बॉइल वाटर में नींबू डाल के पीते सुबह। हाँ, नींबू डाल के पीता, परफेक्ट। अगर मैंने नींबू भी पिया होता, देखो आपको ये समझना है, एक बात बताओ। जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी ऑन ही नहीं हुआ। उन्होंने संतरा खा लिया, अच्छी चीज थी, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन कर दिया। उनका अभी प्रोसेसिंग शुरू हो गया, आँख पेट में गया, एसिड बन रहा है, आगे आँख में मूव करा तो एंजाइम बने, डाइजेशन शुरू हो गया। इसका मतलब है जठर अग्नि, कितना पता जठर अग्नि क्या होती है? जठर अग्नि स्टार्ट हो गई उनकी, शांत नहीं है। मेरी जठर अग्नि अभी भी शांत है, बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं कर रही। मेरी जठर अग्नि वेट कर रही है, खाना देते हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करना है। जब बॉडी को खाना नहीं मिलता तो बॉडी कहती है अभी क्या करें, खाली तो बैठी नहीं रहेगी। जब ये लोग वो परोठा और दही खा लेते हैं, इसीलिए तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आता है। तो अब मेरी बॉडी वेट कर रही है, खाना दो खाना दो खाना दो, खाना तो दे नहीं रहा। मेरा ब्रेन कह रहा है एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, नहीं खाना चाहिए। हाँ नहीं मिले। नींबू पानी पी लेता तो जठर अग्नि स्टार्ट नहीं होती। वो परोठा वो खाते वो नहीं खाते। नहीं, चॉइस है, खाना नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोलूँगा। अगर जितना आप, अगर मैं ये जो कर रहा हूँ, अगर उसका रीज़न बताता हूँ। अगर मैंने नींबू पानी पिया होता जठर अग्नि स्टार्ट नहीं होती। मैंने अगर ग्रीन टी पी होती जठर अग्नि स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि ग्रीन टी को हैंडल करने के लिए, नींबू पानी को हैंडल करने के लिए कोई एंजाइम नहीं लगता, कोई इंसुलिन नहीं लगता, कोई हार्मोन नहीं लगता, वैसे ही शांत रहता। तो मैं उसको पी के भी अपना एंटरटेनमेंट ले सकता था। लेकिन यहाँ पे मेरे पास चॉइस नहीं थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं खाऊंगा। नारियल पानी से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल। आपने सब कुछ दे दिया, कंप्लीट फूड दे दिया आपने, कंप्लीट फूड ना। नारियल पानी पिया नहीं तो शुरू हो गया सब। वो गार्डन में जाता है हम लोग, तो मेरे कितने लोग हैं ना, वो नारियल पानी पी लेते हैं सुबह सुबह। And it is full of fructose, fructose से भरा पड़ा है ना, स्वीट है। नारियल पानी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रिवर्स नहीं होने देगा। नहीं पीना चाहिए ना। आंवला जूस, नोनी जूस जो आता रहता है। नहीं, अभी आप पॉइंट समझो मेरा। अभी मैं कुछ अलग बात कर, अभी मैं फूड खाने की बात नहीं कर रहा, अभी मैं फूड नहीं खाने की बात कर रहा। तो मैं इस वक्त मैंने कुछ नहीं खाया, तो जब मैंने कुछ नहीं खाया हुआ ना, मेरा बॉडी वेट कर रहा है कि खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो खाना दो, लेकिन मैं खाना नहीं दे रहा। भूख तो लग रही है, अंदर से मेरे को आवाज आ रही है ना, खाने को कुछ दे दो यार, अब तो भूख लग रही है, 1 बज गया, टाइम हो गया। तो जब ये खाना नहीं मिलता ना, तो बॉडी इस मोड में चली जाती है, रिपेयर मोड। अब ये जो है ना, ये मसल है, प्रैक्टिस है। मेरे को अभी बहुत प्रैक्टिस है, तो मैं रह सकता हूँ। जा सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली आज सुबह। असर ने बोला मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को चलेगा, लेकिन मुझे सुबह चाहिए। कोई बात नहीं, तो आप ये रिपेयर रात को करा लो, आपकी मर्जी है। मेरी वाइफ रात का खाना नहीं खाती, मैं सुबह का खाना नहीं खाता, चॉइसेस आर डिफरेंट। लेकिन जब आप एक टाइम का मील मिस करोगे, मील मिस मतलब ऐसा नहीं है फ्रिज खोला और 2 मखाने खा लिए, नहीं, वो नहीं है मिस। मैं पूछूंगा आपने रात का खाना खाया? नहीं, हमने डिनर नहीं किया। किया नहीं? नहीं किया नहीं। अच्छा, कुछ खाया था? बोला हाँ, मखाने खाए थे। वो मिस नहीं है, हाँ, वो तो हो गया, मेरे वो डिनर हो गया, मखाने का डिनर बोलते हैं उसको, ठीक है ना, क्योंकि आपने जठर अग्नि को ऑन कर दिया, आपने पूरे प्रोसेस को ऑन कर दिया। तो जब बॉडी को आप फूड नहीं देते हो, वो पीरियड आप ये समझो, रात को आप 10 बजे सोए, सुबह आप 6 बजे उठे, तो 10 से 6 कितने घंटे हो गए? 8 घंटे बॉडी क्या कर रही थी? What is the reason before the lunch or dinner, before half an hour taking the water? अच्छा, उसमें आते हैं ना, हमारे टॉपिक पकड़ेगा, अभी Q&A करेंगे। तो जब आप सोते हैं तभी तो रिपेयर होती है बॉडी की, तो इसलिए 8 घंटे सोना भी जरूरी है ना, 8 आवर्स। अब 2 बजे तक मोबाइल पे लगोगे और 6 बजे उठ जाओगे, तो आपने अपना रिपेयरिंग टाइम कम कर दिया। आपने बॉडी को बोला मेरा वर्किंग टाइम ज्यादा है, रिपेयरिंग टाइम कम। देखो, आपका सोना आपका रिपेयरिंग टाइम है, और आपका उठना आपका ईटिंग टाइम है। जब जगे हो तब खाओगे ना, रात को 2 बजे नींद में ऐसे तो नहीं खाओगे। वो और बात है, कुछ लोग 2 बजे उठ के भी खाते हैं। डायबिटिक पेशेंट को मैंने बहुत देखा, उठे 2 बजे गए, फिर बोला कुछ खा के फिर सो गए, कहते हैं ऐसे। जितना आपका रिपेयरिंग टाइम बड़ा रहेगा, उतनी आपकी सेहत बढ़ी रहेगी, क्योंकि आपने रिपेयरिंग टाइम ज्यादा दिया। और बॉडी को जब आप फूड दे रहे हो, उस पीरियड में बॉडी रिपेयर नहीं करती, क्योंकि उस पीरियड में बॉडी के सारे रिसोर्सेज डाइजेशन पे लगे।
डाइजेशन का काम कर रहे हैं, हजम करने का काम कर रहे हैं। जब आप सोते हो तो आप अपनी बॉडी को बोलते हो अभी मेरा रेस्टिंग टाइम है, रिपेयर वर्क स्टार्ट करो। उसमें आपका ब्रेन रेस्ट कर रहा है, आपका पेट रेस्ट कर रहा है। इसलिए बोलते हैं खाना खाना है रात का, अगर खाना दिया तो 7 बजे तक खा लो, खत्म करो 7 बजे, ताकि 10 बजे सो जाओ। आपका ईटिंग खत्म, अभी सोने का टाइम है। और आपने रात को 10 बजे खाना खाया और सो गए, आपका वजन बढ़ जाएगा अगले दिन 200 ग्राम कम से कम। नहीं, वो दोनों में डिफरेंट है। मान लीजिए कि एक आदमी खाना खा के, इन्होंने 8 बजे खाया, मैंने भी 8 बजे खाया, तो 7 बजे खाया। सोते टाइम आधा घंटे के बाद एक आदमी खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ के बाद में सोते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? तो वज्रासन का डाइजेशन में एडवांटेज मिले, बट द होल आइडिया इज, तो उन्होंने 7 बजे खाया, एक आदमी वज्रासन में बैठा है, उसको डाइजेस्टिव एडवांटेज मिलेगा, लेकिन इसलिए बोलते हैं कि 7 o'clock तक खाओ ताकि आपका रिपेयरिंग टाइम बढ़ जाए। मुझे इन लोगों में 6 बजे और ये सब हम नहीं करते हैं लंबे समय तक, फिर हम फंस जाते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो कितने सारे हमने पॉइंट खत्म किए। शुगर नहीं खानी, शुगर अगेन हमने शुगर के बारे में बात नहीं करी। सबसे सब वाइट चीज आ रहा है। हाँ, वाइट शुगर पॉइजन, बिल्कुल कुछ नहीं। मैं हस्बैंड वाइफ से मिला, हस्बैंड डायबिटिक, तो मैंने बोला शुगर मत खाओ, बोले ये लेके आती है, तो मैंने कहा आप भी मत खाओ, तो शीशा में को डायबिटिक थोड़ी। तो अगर डायबिटिक नहीं है तो कुछ बीमारी हो जाएगी ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो आपको भी हो रहा है। ऐसे भी लोग मिलेंगे ना जो बोलेंगे हम क्यों शुगर छोड़े, हम तो डायबिटिक नहीं है। अच्छा, शुगर और वो जो अभी ये होली के टाइम में वो बनाता है ना, पतासा बनाते हैं वो पतासा बनाता है। हाँ, गुजिया आएगी। नहीं, शक्कर का जो बनाता है ना, पतासा जो बोलते हैं ना, पतासा क्या बोलते हैं, उसमें डालते हैं बच्चों के लिए। हाँ, तो वो अच्छा है कि अच्छा कहाँ से है? अभी ऐसे ही 3 घंटे बाद तो और भी भूल जाओगे। अगला सेशन पे। हाँ ठीक है। तो आई थिंक हमने मोरलेस चीजें कवर करी, थोड़ी हैबिट्स। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर लाइफस्टाइल से ही ठीक होता है, कोई गोली नहीं है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अभी आप जाओगे तो क्या खाओगे? हाँ, अब मैं बताऊँ क्या करूँ, मैं अपने लिए ना शेक लेके आता हूँ, शेक, चॉकलेट शेक, लो जीआई होता है। अच्छा, ये जो ब्रेकफास्ट में जो बोलते हैं अपना जो बैलेंस लाइफ लेना, ब्रेकफास्ट अवॉइड कर। बैलेंस लाइफ इज अ वेरी गुड फूड। अगर मेरे पास, मैं पिछली बार आया था तो मैं बैलेंस लाइफ के 10 पैकेट लेके आया था। मैं सुबह एक्चुअली वही करता हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया है। बैलेंस लाइफ इज एक्सीलेंट मील। हाँ, 2-3 चीजें, 2-3 सप्लीमेंट कवर कर लीजिए, सप्लीमेंट कवर। देखो आपको एक केस सुनाता हूँ। एक जेंटलमैन आए, उन्होंने बॉम्बे से ही मुझे फ़ोन किया, उनके पैर के ऊपर ऐसे जख्म हो रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ठीक है, जख्म हो रहे हैं। मैंने उनके साथ कुछ काम किया, उन्होंने 1 महीना वो काम किया और फिर वापस पुराने लाइफस्टाइल पे चले गए। 1 महीने के अंदर वो जख्म ठीक हो। अब जब जंप करके फिर से कुछ पुराना लाइफस्टाइल आया, जो मैंने काम बोला वो जख्म वापस से आया। अब वो जख्म वापस से आ गई। तो सबसे पहली चीज उन्होंने बोला मेरे को इमीडिएटली बताओ, मुझे ना पैर नम फील हो रहे हैं, पैर में ऐसे लग रहा है सुन्न हो रही है। मैंने कहा ओमेगा 3 है, तो कितनी खाते हो? 2 4 खाते। नेक्स्ट डे फोन आ गया कि सुन्न चला गया, और कुछ ठीक नहीं हुआ लेकिन सुन्न चला गया। तो ओमेगा 3 जो है ना, वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, एक्सट्रीमली जरूरी है, एक्सट्रीमली। डजंट मैटर आप 20 साल का है, 25 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है या 100 साल का है, अगर ओमेगा 3 नहीं खाएगा तो कहीं ना कहीं फंसेगा ही हर आदमी। क्यों? क्योंकि वो एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, उसके बिना गुजारा है ही नहीं। और उसको चेक किया जा सकता है ब्लड टेस्ट में। मोस्टली लोगों का जो ओमेगा 3 नहीं खाते उनका होता है 3%, और इस टेस्ट को बोलते हैं ओमेगा इंडेक्स। कितना होना चाहिए? 8 to 10%। जो नहीं समझे उसको बोलो टेस्ट करा, टेस्ट करा के समझ जाएंगे। क्योंकि लोगों को जब एविडेंस दिखता है तो वो जल्दी कहना मानते हैं, ठीक है। और डायबिटिक वाले को तो डोजेज 4 नहीं 6 होना चाहिए, 6 मतलब एक्चुअली आप समझो बात को, इट इज 500 मिलीग्राम, ठीक है ना। तो आपने 6 खाया तो आपने 3 ग्राम खाया ना, 3 ग्राम ओमेगा 3 हाई नहीं इन टर्म्स ऑफ ग्रामेज। अगर यही आप ओमेगा
लीटर की बॉटल ले रहे हो तो वो 2 चम्मच पीने को बोलेगा, 1 चम्मच 5 ग्राम का होता है। तो 6 इज अ गुड डोज फॉर समबडी हु इज डायबिटिक। ब्लड शुगर लेवल नीचे आ जाएंगे। वो हमें जो बोलते हैं एक्चुअली एक दोपहर को एक रात को जो एक लेना है। हम बोलते हैं, पर केस पे डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें इसके लिए रिजॉल्व नहीं होगी, उसकी डोजेज बढ़ाओ। मतलब कितना डायबिटीज रहेगा तो ये मैंने एक केस में 9 पिल्स पर डे किया हुआ, 9 पिल्स। डायबिटीज है। अपना वेज ओमेगा 3 9 इन 1 डे फॉर 15 डेज। कितना डायबिटीज रहेगा तो फिर ये बढ़ाना चाहिए। इंसुलेशन रहता है उसका। हाँ, अगर पेशेंट की कंप्लेंट आ रही है ना तो फिर बढ़ाते हैं। देखो आपको इमीडिएटली आप ऐसा तो नहीं है जड़ को 6 खा ले वो खाना जो लोग इंसुलेशन रहता है उसको है ना, लेकिन हम उसको बोल सकते हैं 4 करके देखो। उसने बोला अच्छा कुछ तो फायदा हुआ, अच्छा 6 करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 करके देखो। वो उसको होगा कि मेरा तो बजट बहुत ज़्यादा है, अच्छा आप 5 दिन 6 करके देखो, फिर नीचे आएंगे, या 3 दिन 6 करके देखो, करो तो सही। 6 खाने से कोई नुकसान नहीं है, आप किसी भी लेवल पे 6 करवा सकते हो, लेकिन उसका फायदा देखो ना 3 4 5 दिन में करके। अच्छा मैंने 6 खाए हैं, मैंने 8 खाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो तो नहीं क्या होता है उससे, नुकसान कुछ नहीं होगा, ये गारंटीड है। क्योंकि बिकॉज आप टोटल देखो ना, इसका टोटल वेट कितना है, आरडीए कितना है, आप बता सकते हो। सर आरडीए बोलेगा प्रोडक्ट रिकमेंडेड डेली अलाउंस। प्रोडक्ट से लिंक करने से पहले एक छोटा सा सवाल है, मतलब जनरल है, एसिडिटी के ऊपर थोड़ा सा जी। तो मोस्टली जो लोग हाँ एसटीडी पे ना देखो, अब एक को आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट के अंदर ब्लड शुगर, ग्लूकोज है ना, सपोज करो ग्लूकोज फास्टिंग 150 और पोस्ट फूड 310। दूसरा ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड एक फीचर है 288। ये एवरेज है, इस आदमी को डायबिटिक है और ट्राइग्लाइसराइड 288 है। अब 288 का मतलब है खाना अच्छा नहीं है, ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है फूड का। ट्राइग्लाइसराइड से पता चल जाता है कि इंसान खाना कितना खा, कितना बढ़िया खा रहा है। अगर 63 आया सपोज, तो मुझे लगता है ये आदमी खाना अच्छा खा रहा है। ये किससे बढ़ेगा? ये शुगर लेने से बढ़ जाएगा, ये चावल से बढ़ेगा, ये रोटी से बढ़ेगा, ये फ्राइड फूड से बढ़ेगा, ये मीठे से बढ़ेगा। 288 आने का मतलब है कि बहुत ऊपर है। अब किसी का ब्लड शुगर ऊपर है, किसी का ट्राइग्लाइसराइड ऊपर है, और वो कंप्लेंट लेके आ रहा है कि मेरे को बहुत गैस बनता है, एसिडिटी होता है, तो क्या कोई गैस की गोली ठीक करेगा उसको? नहीं करेगा। पैरामीटर सारे बिगड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ है, हमें किसी का एक दो चीज़ें हैं गैस और एसिडिटी, हमको उसको आज रिलीफ कराना है, और दूसरा हमें उसको परमानेंटली रिजॉल्व करना है। वही तो चीज़ें हैं ना। तो अगर आपने उसको इमीडिएट रिलीफ कराना है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ घर का इलाज बोलो। क्या? अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, सौंठ का, अदरक का चूरन, पुदीन हरा, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों से अपना गैस एसिडिटी को रिजॉल्व। रोटी चावल कम करते हैं। हाँ मैं बताता हूँ ऐसी को रिजॉल्व करो। और किन लोगों को गैस एसिडिटी ज़्यादा बनती है? जिनका विटामिन D3 और B12 कम होता है। ये कम होने नहीं देना है जीवन भर। जिनका ये कम होता है उनका डायबिटीज भी कम करता है, ब्लड शुगर हायर जाते हैं। तो आप क्या ब्लड शुगर देखते हो, ब्लड शुगर देखते रहोगे, इसकी तरफ नहीं देखोगे तो ब्लड शुगर तक B12 किस में से मिलेगा? B12 किस में से? गोली से, और कोई ऑप्शन गोली खाओ, प्रभु की गोली B12 के लिए गोली खाओ, ऐसा तो थोड़ी नहीं होगा। B12 के D3 भी देगा। जो यहाँ आके बैठते हैं और दिन भर यहाँ टाइम वेस्ट कराते हैं, उनको बोलो छत पे जाके बैठो। That is the perspective. सब बात बनेगा नहीं, होता नहीं है। आप कोशिश भी करोगे, टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अपने स्पिरुलिना में करेंगे तो एसिडिटी गैस B12 D3 स्पिरुलिना में एक्चुअली विटामिन डी का ये है ना, उससे बढ़ता नहीं होता। आई थिंक मोस्टली टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much.